नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, जो बहुत बड़ी समस्या भी है आजकल, वो है ऑटिज़्म। और इसके लिए हमारे पास साथ आज बात करने के लिए हैं हमारे शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विकास चंद्र मिश्रा। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऑटिज़्म होता क्या है? ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल बीमारी है जो जनरली चाइल्डहुड में ऑनसेट होता है जिसका, और इसके लक्षण आपको 12 महीने से लेके 3 साल के उम्र में पता चलने लगते हैं और बाद में फिर ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों में ऐसा देखा गया है कि ये लक्षण बहुत दिनों तक पता नहीं चलते हैं। जब वो स्कूल वगैरह में जाते हैं तब इनके लक्षण प्रकट रूप से दिखते हैं, तब डायग्नोसिस थोड़ा लेट होता है इसमें। तो ऑटिज्म है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जिसमें बेसिकली बच्चा का जो सोशल इंटरेक्शन है या सोशल कम्युनिकेशन का स्किल है वो हैम्पर्ड रहता है। इसके अलावा उसमें बच्चे में रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट या रिपीटेटिव बिहेवियर होगा। इसको सिंपल भाषा में समझे तो बच्चे का सोशल कम्युनिकेशन से हम ये समझते हैं कि जैसे बच्चा अपने माँ से कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे अपनी बातें बता पाता है या माँ की बात को समझ पाता है, उसमें दिक्कत होती है, या और लोगों से भी वो कैसे कम्युनिकेट करता है उसमें परेशानी आती है। जैसे इनिशियली देखा जाए तो बच्चे का आई कांटेक्ट जो है माँ के साथ जो आँख से आँख मिला के बच्चा देखता है या उसके इशारों पे देखता है, वो चीज़ों में दिक्कत रहती है। तो इसमें पेरेंट्स शुरुआत में ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा आँख से आँख मिला के बात नहीं करता है, या हम बुलाते हैं तो वो मेरी तरफ नहीं देखता है। ठीक है, तो इसका एक तो ये भी कारण हो सकता है कि बच्चे को सुनने में परेशानी हो। लेकिन दूसरा लक्षण ये है कि दूसरा कारण ये है कि वो ऑटिज्म में सोशल जो कम्युनिकेशन है, बच्चा अपनी बात बताना या दूसरे के जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है या उसके हाव भाव से कैसे पहचानना है, उस चीज़ में परेशानी आती है। तो वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ऐसे ही बच्चे जो है वो आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, या उनका एक बहुत रहने का तरीका एक अलग सा रहता है कि वो एक ही चीज़ से खेलेंगे, एक ही चीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे। दूसरे बच्चे आ रहे हैं तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे वो। डॉक्टर साहब, एक बात, ये तो बहुत सारे लक्षण आपने बताया, लेकिन किसी गार्जियन को या पेरेंट्स को ये कब समझना चाहिए कि उसका बच्चा ऑटिज़म से शायद ग्रसित है, या कब उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए? जैसे आपने बताया कि इंटरेक्शन नहीं है, तो ये इंटरेक्शन वगैरह तो हो सकता है बच्चों में 1-2 साल की उम्र के बाद हो, क्या उससे पहले भी हम पता कर सकते हैं, स्पीच डेवलपमेंट के पहले, कि बच्चे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है? कुछ बातों का ध्यान पेरेंट्स को रखना है कि जैसे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनका डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक होता है कि 6 महीने में बच्चा कुछ कुछ बोलना चालू करता है या स्ट्रेंजर को देख के वो रिस्पॉन्स करता है। तो उन चीज़ों के बारे में माता पिता को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर ऑटिज्म के बच्चों में ये भी देखा गया है कि जनरली उनमें माइलस्टोन जो होता है वो डिलेड होता है, लेट से वो चीज़ें कर पाते हैं। तो अगर 12 महीने तक बच्चा बोल ठीक से नहीं रहा है, या 1.5 साल हो गया है बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको सस्पिशन रखना है कि बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। जो मेन इसमें देखना है वो है बच्चे का आई कांटेक्ट कैसा है। बच्चा जैसे आप खिलौना देते हैं तो बच्चा कैसे रिस्पॉन्स करता है उसके लिए, या आपसे किस तरह से कनेक्ट कर पाता है। ऑटिज्म में बच्चे जनरली आपको फिंगर पॉइंटिंग इनमें मिसिंग होता है, तो कोई चीज़ लेना हो तो वो उंगली दर्शा के नहीं बता पाते हैं। ठीक है। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा एक ही प्रोसीजर में रहना है उनको। जैसे बहुत सारे बच्चे आपको हैंड क्लैपिंग करेंगे, ट्रेमर्स करेंगे, या खुद को स्टिमुलेट करने के लिए कोई एक चीज़ को गोल गोल घुमा के देखेंगे, या पंखा घूम रहा है तो उसको देखते रहेंगे। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान आपको शुरुआत में देना चाहिए। एक जगह मैंने देखा था कि ऑटिज़म के बच्चे हाथ का मूवमेंट ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस तरह का भी अब नॉर्मल मूवमेंट हो तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और एज ए ईएनटी सर्जन, जो मैं जानता हूँ कि डिलेड स्पीच जो है, उसमें तो हियरिंग का एक है ही कि अगर हियरिंग कम हो तो उसके चलते डिलेड स्पीच होता है। और साथ में एक ऑटिज़म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसमें नॉर्मल हियरिंग रहते हुए भी डिलेड स्पीच हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो हम समझ गए कि हमें क्या क्या चीज़ पर ध्यान रखना है।
अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बीमारी बड़े लोगों को भी हो सकती है, यानी बच्चे में ठीक है और वो एकाएक बड़ा हुआ तो उसे ऑटिज्म ऐसा कुछ, ऐसा मैंने सुना तो नहीं है लेकिन आपसे सुनना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऑटिज्म जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल है, तो इनिशियल स्टेज से ही प्रेजेंट करेगा। Yes. उसके लक्षण बाद में आप पकड़ में आ सकते हैं, जैसे बहुत दिनों तक 3 साल तक या 4 साल तक बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं कि ठीक है, धीरे धीरे बोलने लगेगा, धीरे धीरे सीख जाएगा, या कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। तो वो दिक्कतें कब आती हैं, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका सोशल कम्युनिकेशन घर वाले अपने हिसाब से उसको मैनेज कर पाते हैं, लेकिन बाहर में उस बच्चे को पता नहीं है कि वो अपनी बात कैसे बताएगा दूसरे को, या दूसरे का जो इमोशन है उसको कैसे समझेगा। तो ये ऑटिज्म में जो सोशल कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो ज़्यादातर स्कूल के लेवल पे बच्चे को दिक्कत ज़्यादा करता है। तो बहुत सारे बच्चों में ये पकड़ में भी 3 साल के बाद आता है, जिनमें माइल्ड ऑटिज्म के लक्षण रहते हैं या सोशल कम्युनिकेशन में ज़्यादा दिक्कत है। तो वो घर वाले उसको इनिशियली सोचते हैं कि थोड़ा बड़ा होगा तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वो ज़्यादातर स्कूल में जाके फिर कंप्लेंट्स आता है कि बच्चा दूसरों के साथ खेलता नहीं है, टॉय शेयर नहीं करता है, पढ़ाता हूँ तो कम्युनिकेट नहीं करता है। या एक चीज़ और देखा गया है कि ऑटिज्म के बच्चे स्टिमुलस को लेके बहुत हाइपर रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, हाइपर या हाइपर रिस्पॉन्सिव भी हो सकते हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक साउंड पे वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होंगे, बहुत जोर से कुछ या तो शोर मचाएंगे या हल्ला करेंगे, या इसी तरीके से लाइट बहुत ज़्यादा रहेगा तो उस पर उनका स्टिमुलस वैसा मिलेगा, तो वो उस पर बहुत हाइपर एराउजल हो जाता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबल या एग्रेसिव भी हो सकते हैं उस केस में। तो ये एक चीज़। यानी बच्चों में अगर ऑटिज्म जैसा कोई सिम्टम है और ये प्योरली ऑटिज्म जो है वो चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, यानी बचपन में ही ये बीमारी होती है और लोग इसे इग्नोर भी करते हैं। जैसे बच्चा नहीं बोल रहा है या हाइपर एक्टिव है तो लोग सोचते हैं अच्छा टाइम के साथ होगा, लेकिन वो आगे प्रॉब्लम कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, अब मेरा ये सवाल है कि मान लीजिए कोई गार्जियन, ऐसा हर कोई सोचता है कि हम देखते हैं आगे ठीक हो जाएगा, ऐसा देखते हैं, तो अगर हम किसी बच्चे का ट्रीटमेंट ना दें ऑटिज्म के लिए तो फिर उनको आगे डेवलपमेंट में क्या क्या दिक्कत हो सकती है आगे होकर बड़े होकर, या उनका सोशल लाइफ या उनका प्रोफेशनल लाइफ क्या हैम्पर हो सकता है आगे? देखिए, अगर इनिशियल आप डायग्नोस करते हैं इस चीज़ को, तो पहला बात तो ये है कि इसके ट्रीटमेंट में आपको हेल्प मिलेगा। जितना जल्दी इंटरवेंशन होगा उतना ज़्यादा आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, या आप बच्चे को एक इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं। इग्नोर करने से क्या है कि बच्चे का जो चाइल्डहुड स्टेज है जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, वो चीज़ें अगर उस पीरियड को आप नहीं कंट्रोल, उस टाइम में इंटरवेंशन आपने नहीं किया, तो बहुत चीज़ें हैं जो बिहेवियरली उसको दिक्कत करेंगी। पहला तो है कि जो कोमॉर्बिड डिसऑर्डर हैं इसके साथ, जैसे कि बहुत सारे बच्चों में बुद्धि की कमी होती है, साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या सीजर डिसऑर्डर भी इसके साथ कॉमन है, और तीसरा ADHD भी इसके साथ बहुत कॉमन है। तो पहला तो है कि आप कोमॉर्बिड जो चीज़ें हैं उनको भी ठीक नहीं कर पाएंगे अगर आपने डायग्नोसिस या इंटरवेंशन उसके लिए नहीं किया है। तो दूसरा है कि सोशल कम्युनिकेशन चूँकि हैम्पर्ड है, तो बच्चा नया फ्रेंड नहीं बनाएगा, दूसरों के सोशल क्यू को नहीं लेगा, तो उसको बाद में सोसाइटी में एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि तब तक उसका ब्रेन का जो न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला कंसेप्ट है कि एज जैसे जैसे बढ़ेगा तो चीज़ें सीखने में भी दिक्कत होंगी बच्चों को। तो जितना कम उम्र में इस पर इंटरवेंशन किया जाए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है बच्चे के लिए। नहीं तो सोशल कम्युनिकेशन गड़बड़ रहेगा तो बच्चा बाद में उसको स्कूल में दिक्कत आएगी, पढ़ाई में दिक्कत आएगी, किसी के साथ रिलेशन बनाने में दिक्कत आएगी। हालांकि जबकि वो अपने घर वालों से भी उसका रिलेशन ख़राब होगा, क्योंकि उसका रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है, या घर वाले नहीं समझ पाएंगे कि बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो इसलिए अर्ली एक बार इंटरवेंशन या डायग्नोस्टिक के लिए आपको एक बार, मतलब अगर हम, अगर कोई गार्जियन ये सोचें कि नहीं टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है टाइम के साथ उसका ऑन वर्स हो जाए और ख़राबी हो जाए और वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाए, और एक एंटी सोशल तरह का एक्टिविटी भी उसका हो सकता है। कुछ सिम्टम्स हैं जैसे हाइपर एक्टिविटी वगैरह है, तो वो एज के साथ थोड़ा कम होगा, लेकिन जो बेसिक उसमें पैथोलॉजी है वो चीज़ आपको दिक्कत करेगी बाद में। ठीक, क्या इसका बचाव का भी कोई तरीका है? इसका बचाव का स्पेसिफिक कोई तरीका नहीं है। जितना अर्ली आप इसको डायग्नोस करेंगे, जितना अर्ली इंटरवेंशन होगा, उतना ज़्यादा इस पे आप बेनिफिट होगा बच्चे को कि उसमें वो इंडिपेंडेंट लाइफ या खुद के तौर तरीके पे जी पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए
क्या ये फैमिली में एक से ज़्यादा लोगों को, जैसे फादर मदर को और बच्चे को, जैसे अगर मदर को है तो क्या उसके बच्चे को हो सकता है, या अगर एक बच्चे को है तो और भी भाई बहन को हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? इसका रिस्क है, ये नहीं है कि एक को हुआ है तो दूसरे को होगा ही, लेकिन नॉर्मल पॉपुलेशन से एक अगर फैमिली में है तो हेरिडिटी कंपोनेंट इसमें रहता है। तो हेरिडिटी कंपोनेंट की वजह से अगर एक परिवार में एक माता या पिता किसी को है तो बच्चे में जाने की संभावना ज़्यादा है। तो मतलब ऐसे पेरेंट्स को जिनको खुद इस तरह की बीमारी हुई हो बचपन में, अगर उन्हें पता हो या उनके किसी और बच्चे को ऐसा हुआ है, तो और भी बच्चों में सिम्टम्स पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, आ, इसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शन है ट्रीटमेंट का? ट्रीटमेंट मॉडर्निटी में पहला तो ट्रीटमेंट में यही है कि आप असेसमेंट पूरे प्रॉपर तरीके से हो कि बच्चा डायग्नोस हो कि ऑटिज्म है या नहीं है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, तो माइल्ड ऑटिज्म सिम्टम जो है वो ज़्यादा जल्दी ठीक किया जा सकता है। जिनमें बहुत माइल्ड सिम्टम है और आईक्यू ठीक है बच्चे का, तो वो रिलेटिवली बहुत बढ़िया उसका प्रोग्नोसिस है। जिनमें बहुत ज़्यादा ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं तो उनमें थोड़ी दिक्कत होती है। उसमें भी है कि अगर आप अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, मतलब जल्दी डायग्नोस होगा, उस पर अर्ली आप इंटरवेंशन करते हैं, तब इसका प्रोग्नोसिस ठीक होता है। दूसरा, घर वालों को भी समझ में आता है कि उनको क्या क्या करना है, और इसमें करने के लिए आपको अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस होता है। दूसरा, बिहेवियर थेरेपी का कंपोनेंट चाहिए। कुछ बच्चों में फिजियोथेरेपी का भी रोल है। प्लस साथ में आपको मेडिकेशन का रोल है कि जब सिम्टम आपके बहुत ज़्यादा, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल है या साथ में कोमॉर्बिड हाइपर एक्टिविटी है, सीजर डिसऑर्डर है, तो उसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट देना है ताकि बच्चा ठीक से उस थेरेपी प्रोसेस में जा पाए। तो ये ट्रीटमेंट तो बहुत लंबा होता होगा, और इसमें पेरेंट्स का धैर्य का भी बहुत ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि ये बीमारी 5 दिन में ठीक हो जाए, हो सकता है कई साल, 2 साल, 3 साल भी ट्रीटमेंट चले। तो उसमें तो पेरेंट्स का धैर्य और कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसमें पेरेंट्स ट्रेनिंग की ही है, क्योंकि बच्चों के साथ कभी थेरेपिस्ट 24 घंटे नहीं रह सकता है। तो है कि पेरेंट्स को सिखाया जाए और पेरेंट्स फिर उस टेक्निक्स को अपने डेली यूज़ में यूज़ करें, ताकि बच्चे पे वो ज़्यादातर समय वही देते हैं बच्चे के साथ, तो उनको सिखाना ज़रूरी है कि वो किन किन तरीक़ों से बच्चे पे आप वर्क कर सकते हैं उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए। एक बात और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए किसी को ऐसा शक होता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, जैसा सिम्टम हमने अभी बताया, तो हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा लगे कि उनके बच्चे में ऑटिज़म है, तो उनको पहला कंसल्टेशन किन से लेना चाहिए? पहला कंसल्टेशन वो पीडियाट्रिशियन से लें जी। पीडियाट्रिशियन से वो नॉर्मल डेवलपमेंटल जो भी उनका है प्रोसेस, उसके बारे में बात कर सकते हैं। डेवलपमेंटल क्वोशिएंट का जांच हो सकता है। उसके बाद फिर अगर उसमें लक्षण दिखता है तो फिर पीडियाट्रिशियन उनको गाइड कर सकते हैं कि उनको किस किस चीज़ के लिए कैंसर मिल रहा है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी रोल है, फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल है, स्पीच थेरेपी का रोल है। मल्टी मोडल ट्रीटमेंट है। आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच इसमें चाहिए कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मतलब पहले हम लोग को अगर बच्चे में कोई सिम्टम लग रहा है तो पहले हमें अपने पीडियाट्रिशियन से मिल के इस बात पर डिस्कस करना होगा कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे बच्चे को ऐसा नहीं है, आप इस बात को रूल आउट कर ले, और फिर वो अपने हिसाब से वो रेफर कर दें। फिर इसमें साइकेट्रिक रेफरेंस भी हो सकता है और बाकी जो डिपार्टमेंट है उनमें भी रेफरेंस हो सकता है। और जहाँ तक मैंने आपसे बात की डॉक्टर साहब, तो ऐसा लगता है, और जैसा हमें जाना भी है, कि ऑटिज़म एक प्रिवेंटेबल चीज़ है, जिसे हम मतलब अगर अर्ली डायग्नोसिस करें तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और मैनेजेबल है, ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, पर मैनेजेबल है। और बहुत अगर अर्ली इंटरवेंशन और इंटेंसिव बिहेवियर थेरेपी इसमें चाहिए होती है, तो उसके बाद आपको रिस्पांस या प्रोग्नोसिस जो है वो बच्चे का वो ज़्यादा बेहतर होता है, और बच्चा जो है वो सोसाइटी के साथ ज़्यादा घुल मिल सकता है, और जो अपना डेली वर्क है और जो आगे प्रोफेशनल लाइफ है वो भी नॉर्मल रह सकता है। लेकिन इसमें गार्जियन पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो सही टाइम पे ट्रीटमेंट करवाए। एक चीज़ और है इसमें कि ऑटिज्म के साथ ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का आईक्यू भी कम हो। तो जिन बच्चों में आईक्यू ठीक रहता है उनको कोप अप करने में ज़्यादा जल्दी से वो कोप अप कर पाते हैं, और वो बाद में ठीक ठाक अपना काम कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट लाइफ आराम से जी सकते हैं। इसलिए वो अर्ली इंटरवेंशन का ज़रूरत है ताकि वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट पे ज़्यादा वर्क किया जा सके।
एक लास्ट सवाल आपसे डॉक्टर साहब, जो आजकल बहुत सारे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, वो है स्क्रीन टाइम एक्स्ट्रा। बहुत छोटे से उम्र से ही मोबाइल देखना और स्क्रीन टाइम बढ़ जाना, मोबाइल देखना, वीडियो देखना, ये सब। तो बहुत बार लोगों का ये भी कहना है नहीं, ये भी एक कारण ऑटिज़म का हो सकता है। आपका इस पे क्या कहना है? ऐसा देखा गया है कि बहुत अर्ली अगर आप बच्चों में इंट्रोड्यूस करते हैं स्क्रीन टाइम को, तो कुछ ऑटिज्म के लक्षण उनमें दिख सकते हैं। पर ये कहना कि स्क्रीन टाइम की वजह से ही ऑटिज्म हुआ है, इस पे अभी बहुत ज़्यादा स्टडी, पॉजिटिव स्टडी नहीं हुआ है कि ये होगा तो ये हो जाएगी। पर ऐसा देखा गया है कि जिनमें बहुत अर्ली स्क्रीन टाइम यूज़ होता है, मान लीजिए 1 साल से कम बच्चे को भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो फिर उनमें ये देखा गया है कि ऑटिज्म के कुछ लक्षण उनमें दिखते हैं। एक वर्चुअल ऑटिज्म करके भी कंसेप्ट है कि आपको स्क्रीन की वजह से आपको ऑटिज्म के कुछ कुछ लक्षण जो दिख रहा है वो दिखते हैं। तो बेसिकली उसमें ये है कि जो डेवलपमेंटल फेज है बच्चे का, उसमें वो जितना ज़्यादा सेंसरी स्टिमुलाई लेगा, चीज़ों को छुएगा, चीज़ों के साथ खेलेगा, आदमी से इंटरेक्ट करेगा, तो वो चीज़ उसके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो वो वर्चुअल दुनिया में जब जाता है बच्चा, तो वो सब चीज़ें कहीं पे हैम्पर होती हैं, जिसके कारण ये सब हो सकता है। जी, ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया ऑटिज़म पे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी ऑटिज़म के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। अगर आप डॉक्टर साहब से एक्स्ट्रा कुछ सलाह चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका क्लिनिक का गूगल प्रोफाइल आपसे शेयर करूँगा, आप वहाँ पे भी इनसे विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं।